एक राजघराने के महल में आज हलचल मची हुई थी। और हो भी क्यों ना, आज राजकुमारी गौरांशी की सगाई जो है। भले अब राजा राजवाड़े नहीं रहे, पर आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिनकी शानो शौकत और वैभव अब भी बरकरार है। उन्हीं में से है महाराज दिग्विजय सिंह सिसोदिया का राज परिवार। धन वैभव के साथ साथ अब भी परंपराओं और रीति रिवाजों को लेकर चलने वाले महाराज का नाम और रुतबा सिर्फ राजमहल में ही नहीं, उनके समस्त क्षेत्र में है। लोग उन्हें आज भी महाराज ही मानते हैं और वही सम्मान देते हैं। उनके साथ सदैव खड़े रहते हैं उनके अनुज रणविजय, जो हर कदम पर साथ देते हैं अपने बड़े भाई का। महाराज दिग्विजय के 2 संतान हैं, कुंवर राजवीर और कुंवरी गौरांशी। राजवीर ज्येष्ठ है और उन्होंने अमेरिका में रहकर पढ़ाई की है और अब वापस आकर अपनी रियासत और खानदानी हीरे के आभूषणों का व्यापार संभाल रहे हैं। तो वहीं गौरांशी ने वकालत की पढ़ाई की है। गौरांशी का कक्ष। कहा ना, हम ये विवाह नहीं करेंगे, कुंवरी गौरांशी ने गुस्से से कहा। ब्याह अब ना रुकेगा कुंवरी सा। आपके बाबा साहेब और काका साहेब की मान और प्रतिष्ठा का प्रश्न है और आपसे विनती है कि अब ये जिद छोड़ दीजिए आप और ब्याह कर सिसोदिया परिवार का मान रखिए और चौहान परिवार की कुलवधू और आशुतोष की धर्म पत्नी बनके अपने भावी कर्तव्य निभाने के विषय में सोचिए। गौरांशी की माँ साहेब और इस परिवार की रानी साहेब सुलोचना ने अपनी पुत्री को समझाया। आप मना कर दो ना माँ साहेब, हम विनती करते हैं। आप समझाइए ना बाबा साहेब और काका साहेब को, क्या जिद है ये ब्याह की, और आप लोग हम पर यूं मानसिक दबाव बनाकर हमें बांध नहीं सकते। गौरांशी ने दुखी होकर कहा, ये जिद करने के लिए हमें मजबूर मत कीजिए कुंवरी सा। और रही बात मानसिक दबाव की, तो मानसिक दबाव आपके साहिब कितना सहन कर रहे हैं आपको किंचित आभास नहीं है। रानी सुलोचना बोली, पर एक तरफ आप लोग कहते हैं हम राज परिवार हैं, तो ब्याह भी राज परिवार में होगा, और दूसरी तरफ आप एक प्रोफेसर से रिश्ता करवा रहे हैं। आशुतोष तो, गौरांशी ने कहना चाहा, कॉलेज में पढ़ाना उनका शौक और पेशा है, जैसे आपने वकालत की है। आपकी बेवजह की बातों और जिरह से आप अपने बाबा साहेब को गलत नहीं ठहरा सकती। सुलोचना बोली, हम वकील हैं माँ साहेब और अपना हित और अधिकार समझते हैं। आप यूँ हम पर अपने विचार और निर्णय थोप नहीं सकते। गौरांशी तुनक कर बोली, इस महल में सिर्फ एक ही वकील है, एक ही जज है, और वो है आपके बाबा साहेब महाराज दिग्विजय सिंह सिसोदिया, जिनकी आज्ञा सर्वोपरि है हम सबके लिए। सुलोचना ने सख्ती से कहा, अगर यही करना था तो हमें पढ़ाया लिखाया क्यों, बाहर क्यों भेजा। गौरांशी दुखी हो गई, भूल हो गई, और ईश्वर साक्षी है गौरांशी, हम नहीं जानते थे कि उस भूल और आपसे स्नेह का ये प्रतिफल देंगी आप हमें। आज शर्मिंदगी से महाराज से नजर भी नहीं मिला पा रहे हम, ये सोचकर कि हमने आपको जन्म दिया। सुलोचना दर्द और गुस्से से बोली, अगर इतनी ही शर्मिंदा है तो मार दीजिए हमें, घोट दीजिए हमारा गला, चुनवा दीजिए महल की इन दीवारों के बीच। गौरांशी ने दुखी होकर कहा, जन्मदाता भी यहीं हार जाता है पुत्री। हर समय खुद की औलाद ही इंसान को कमज़ोर करती है, फिर वो राजा हो या रंक, खुद की औलाद ही अक्सर माता पिता को हरा देती है। आपको जन्म दिया है, इसी कारण हम और आपके बाबा साहेब इतना कुछ होने के बावजूद भी आपसे सख्ती नहीं कर पा रहे। सुलोचना दुखी होकर बोली, ठीक है, तो हम खुद ही अपने प्राण ले लेंगे, आपको भी कष्ट ना होगा और हमें भी। गौरांशी बोली, हाथ जोड़ते हैं आपके, अब और कितना लज्जित करेंगी हमें। विनती है आपसे, महल से सकुशल विदा हो जाइए, अन्यथा हम प्राण दे देंगे और आपकी जन्मदात्री की मौत का पाप आपके सिर होगा। सुलोचना बोली और बाहर निकल गई। इससे तो अच्छा हमें विष दे दीजिए रानी साहेब, किंतु जीते जी ना मारिए हमें। हम ये विवाह नहीं करना चाहते, हम उनके साथ कभी सुखी नहीं रहेंगे और ना उन्हें खुशी दे पाएंगे। हमारी जिंदगी नष्ट ना कीजिए, आपकी संतान होने का इतना बड़ा दंड ना दीजिए हमें। गौरांशी चीखते हुए जमीन पर बिखर गई। रानी साहिब के कदम रुक गए और आंखें भर आईं। हम भाग जाएंगे यहाँ से, पर ये जबरदस्ती का ब्याह नहीं करेंगे, गौरांशी ने रोते हुए कहा। तभी रानी साहिब उनके कक्ष में आई और उनके आगे हथेली कर दी। जब भी हमें लज्जित कर यहाँ से भागने का विचार आए, हमें और आपके बाबा साहिब को ये विष दे दीजिएगा। आखिर आपके यूँ भागने के बाद लज्जावश जीवित तो वैसे भी नहीं रहेंगे हम। रानी साहिब बोली तो गौरांशी ने बहती आंखों से उन्हें देखा। आपके बाबा साहिब ने आपको कंधों पर बिठाकर घुमाया, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, और आज आप उनके मान सम्मान को पैरों तले रोंद कर भागना चाहती हैं। बेशक जाइए, पर उससे पूर्व हम दोनों की अर्थी को कंधा दे दीजिएगा। सुलोचना बोली तो गौरांशी की आंखें बड़ी हो गई। वैसे तो हमारे यहाँ बेटी कंधा नहीं देती, किंतु आपके बाबा साहिब ने कभी आपको बेटी माना ही नहीं, हमेशा आपके भाई से भी आगे रखा है, क्योंकि आप उनका मान थी और उन्हें सदैव आप पर गर्व था। रानी साहिब बोली, माँ साहिब
तो ये प्रोफेसर साहब के साथ भी तो गलत होगा ना। आप लोग गलत कर रहे हैं उनके साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हमें बेशक गलत समझें, पर हम और राजा साहब जानते हैं कि आपके लिए क्या उचित है। आशुतोष जैसे धीर, गंभीर, संजीदा, गहरे समुद्र जैसे जीवन साथी ही आप जैसी चंचल नदी को संभाल सकते हैं, और ये बात आप भी शीघ्र समझ जाएंगी। रानी साहिब बोली और बाहर निकल गई। दरवाजे पर खड़ी गौरांशी की काकी साहिब अंदर आई और गौरांशी को सीने से लगा लिया। काकी साहिब, अगर राजकुमारी होने का यूं दंड मिलता है तो इससे अच्छा तो हम राजकुमारी ना होकर दासी होते। ना ना लाडो, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। बालाजी महाराज की कृपा से सब अच्छा होगा। काकी बोली, अब कुछ अच्छा नहीं होगा काकी साहिब। बस इस महल से विदा हो जाएं तो माँ साहिब और बाबा साहिब की पुत्री होने के कर्ज से मुक्त होंगे और अपने जीवन का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। गौरांशी ने नाराजगी से कहा, ना लाडो, माता पिता के कर्ज से संतान कभी स्वतंत्र नहीं होती है, और आप आशुतोष जी को समझने का प्रयास कीजिए, सब सही होगा। काकी बोली। गौरांशी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिसकती रही। उठिए, तैयार हो जाइए लाडो, वो लोग बस आते ही होंगे। आज सगाई है और 2 रोज बाद विवाह। काकी बोली और सेविका को इशारा किया तो वो गौरांशी को उठाकर ले गई तैयार कराने के लिए। हे बालाजी महाराज, कृपा करिएगा, पुत्री सा स्नेह करते हैं हम गौरा को, उनको यूं बिखरते नहीं देख सकते। अब सब कुछ आशुतोष के हाथ है, वो संभाल पाएंगे गौरा को या बिखर जाएगी वो इस आघात से। छोटी रानी मंगला बोली और आंखें साफ कर उठ खड़ी हुई। माँ साहिब, ज्येष्ठ बाबा ने कहा है कि जीजी को जल्दी लेकर आए, सगाई का मुहूर्त होने को है और जीजा साहिब सपरिवार पधार चुके हैं। मंगला और रणविजय की पुत्री शिवांशी ने आकर कहा, आप चलिए शिवा, हम गौरा को लेकर आते हैं। मंगला ने कहा तो शिवांशी निकल गई। थोड़ी ही देर में राजकुमारी गौरांशी शाही परिधान और कीमती खूबसूरत जड़ाऊ जेवरों से सज चुकी थी। राजकुमारी वैसे ही अत्यंत खूबसूरत थी। लंबा कद, छरहरा बदन, लंबे खूबसूरत हल्के घुंघराले बाल और गुलाबी रंगत लिए मासूम चेहरा, जिस पर बड़ी हिरनी सी आंखें और उठी हुई नाक, जो कि उनके कुछ मगरूर व्यक्तित्व को परिभाषित करती है। लंबी पलकों की झालर से ढकी गहरी काली आंखें और सुर्ख लाल होंठ। आज संपूर्ण श्रृंगार के साथ वो इतनी रूपमती लग रही थी कि उनकी किसी से तुलना ही ना हो सके। अत्यंत मनभावन लग रही हैं आप। आपके कुंवर जी की तो नजर ही नहीं हटेगी आपसे। वो कोई कुंवर नहीं है काकी, सिर्फ प्रोफेसर है, गौरांशी ने गुरूर के साथ कहा। जो भी हो, आपके लिए तो कुंवर ही है ना, मंगला बोली और गौरांशी को लेकर उस कक्ष की तरफ बढ़ गई जहां सगाई होने वाली थी। पूरा कक्ष बेहद खूबसूरती से सजा हुआ था। हल्के गुलाबी और बैगनी पर्दों के साथ बड़ी बड़ी झूमर और गुलाब और गेंदे के फूल। सामने लगी शाही सिंहासन जैसी बड़ी सी कुर्सी पर राजा साहिब बैठे थे और उनके ही पास रखी थी दूसरी शाही कुर्सी जिस पर आशुतोष चौहान बैठे थे। आशुतोष के बाजू में कुर्सी पर आशुतोष के चाचा की बेटी अर्चिता बैठी, जो कि डॉक्टर है। महाराज की दूसरी तरफ आशुतोष के चाचा जी और चाची बैठे और उनके पास ही अंकिता के भाई अथर्व और भाभी वैशाली बैठे हुए थे। भैया देखिए ना, भाभी आ गई, अर्चिता ने कहा तो आशुतोष ने नजर उठाकर सामने देखा और वाकई में गौरांशी को देखकर उनकी पलकों ने झपकने से इनकार कर दिया। आशुतोष के चेहरे पर एक गंभीर लेकिन खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ गई। चाहिए ना भैया, भाभी को लेकर आइए, अर्चिता ने कहा तो आशुतोष ने राजा साहब की तरफ देखा। राजा साहब ने पलकें झपकाई तो आशुतोष गौरांशी की तरफ बढ़ गए। गौरांशी के साथ चल रही उनकी बहन शिवांशी ने जब आशुतोष को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। देखिए ना जीजी, जीजा साहब कितने स्मार्ट और हैंडसम है। भले राज परिवार के नहीं है पर अच्छे अच्छे राजकुमार इनके आगे पानी भरते प्रतीत होते हैं, शिवांशी ने कहा, पर गौरांशी ने नजर उठाकर नहीं देखा। देखिए ना जीजी, शिवांशी फिर से बोली, पर गौरांशी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी उसकी आंखों के आगे एक चौड़ी हथेली आ गई। आशुतोष ने उसका हाथ थामने के लिए अपनी हथेली आगे कर दी थी। गौरांशी ने अब भी नजर उठाकर नहीं देखा था। उसके साथ खड़ी मंगला ने गौरांशी का हाथ पकड़कर आशुतोष की हथेली के ऊपर रख दिया। आशुतोष ने उसकी हथेली को मजबूती से थाम लिया। जैसे ही गौरांशी को अपनी हथेली पर आशुतोष की पकड़ महसूस हुई, उसने नजर उठा आशुतोष की तरफ देखा। गंभीर, रौबदार, गोरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट और आंखों में ढेर सारे जज्बात लिए वो उसे देख रहा था। गौरांशी ने तुरंत नजरें झुका ली। आशुतोष उसका हाथ थामकर आगे बढ़ चला और स्टेज पर रखे सोफे के पास जाकर खड़ा हो गया। मंगला, शिवांशी और अर्चिता भी वहीं पर आ गए। बैठिए आप लोग, मंगला ने कहा तो दोनों उस सोफे पर बैठ गए। जैसे ही वो लोग सोफे पर बैठे, गौरांशी ने तुरंत अपना हाथ आशुतोष की हथेली से हटा लिया।
आशुतोष के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। कुछ ही देर में एक सजे हुए थाल में 2 अंगूठियां लेकर रानी साहिब वहां उपस्थित हो गई। लीजिए जवाई साहब, कुंवरी को अंगूठी पहनाइए। सुलोचना ने कहा तो आशुतोष ने अंगूठी उठाई और गौरांशी का हाथ फिर से थामकर उसकी अनामिका में अपने नाम की अंगूठी पहना दी। अब आप भी पहनाइए, सुलोचना ने कहा। बुझे मन से ही सही, गौरांशी ने अंगूठी उठाकर आशुतोष की उंगली में पहना दी। वह इतने सब लोगों के बीच में कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। उसके बाबा साहेब और यहाँ के महाराज दिग्विजय सिंह की इज्जत का सवाल था, और गौरांशी कितनी भी विद्रोही क्यों ना हो, अपने बाबा साहेब की इज्जत पर बात आए ऐसा वो कुछ नहीं कर सकती।